जिन्हें कल आपको हमने समझाया था कि जो जियोग्राफी थी आपकी, वो उसके सिलेबसों की हमने बात कर ली थी और ये मुझे पता चल गया था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्या चीज़ें काम है। फिर मैं आज आपको याद दिला दूं जो आपका यूपीपीसीएस है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, उसमें ऑप्शनल हट गया है। ऑप्शनल की जगह दो पेपर है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट और उत्तर प्रदेश सेकेंड। अभी भी आपका संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस आपको बनाती है, इसमें आज भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप अपने मन मुताबिक सिलेबस को मतलब सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, वो चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे। चलिए बिना देर के आज हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। कल हमने देखा था किस तरह की जियोग्राफी के सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर में क्या क्या चीजें होती हैं। आज हमें वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ना है। वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हमारा पहला चैप्टर है या फर्स्ट यूनिट है जर्नल जियोग्राफी के अंतर्गत यूनिवर्स या ब्रह्मांड। ध्यान से देखिए बच्चों, ब्रह्मांड चीजें कभी न कभी आपने सुना होगा। अच्छा, ब्रह्मांड होता क्या है? जैसे मैं आपसे बात करूं, एक छोटा उदाहरण है, एक तालाब है, तालाब में पानी होता है, यह आपका पाउंड हो गया या तालाब हो गया, इसमें पानी है, वाटर है और अन्य चीजें। आप तालाब को एक ब्रह्मांड मान लीजिए, तालाब को आप एक ब्रह्मांड मान लीजिए और उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वाकई में ब्रह्मांड की जो रूपरेखा है वो असीमित है, अनंत। कहने का मतलब अगर यूनिवर्स की बात करें तो ये क्या है? असीमित। और इसी पे आज हमें चर्चा करनी है, ब्रह्मांड पे ही चर्चा करनी है। जाहिर सी बात है, ब्रह्मांड के बहुत सारी खोजें की हुई होंगी, बहुत सारी चीजों को किया गया होगा, उस तरह से मतलब बताया गया होगा। अच्छा, ब्रह्मांड होता क्या है? चलिए इसको हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मांड है क्या? हमारा पहला चैप्टर है, सीधी सी बात है, हमें ब्रह्मांड को देखना पड़ेगा। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स है। देखिए, ब्रह्मांड है, ध्यान से देखिए। ब्रह्मांड गैलेक्सी, गैलेक्सी आकाश मंडल, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, अन्य अंतरिक्ष पिंडों से बना, अन्य अंतरिक्ष पिंडों से बना, ये आपका ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के सबसे पहला क्या आपको दिखाई दे? गैलेक्सी, तारे, ग्रह, उपग्रह, अन्य अंतरिक्ष पिंडों से मिलकर बना। ब्रह्मांड की जो यूनिट होती है, फिजिकल यूनिट जो होती है, वो होती है कॉस्मोस। क्या होती है? कॉस्मोस। और इसी के आधार पे ब्रह्मांड की जो स्टडी है, जो अध्ययन होता है ब्रह्मांड का, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, वो क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ध्यान से देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत है। समय समय पर साम्य अवस्था का सिद्धांत हार्मन बाडी ने दिया था, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जो माना जाता है, आपके ब्रह्मांड को हमने समझा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हम देखेंगे, ब्रह्मांड होता है। देखिए, हमने ब्रह्मांड क्या है ये समझ लिया, इसकी उत्पत्ति या फॉर्मेशन समझिए क्या होता है। उत्पत्ति में बात करें तो सबसे
जो फेमस सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इसको किसने दिया था या प्रतिपादन या इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? तो जॉर्ज लैम्बर्टे। जॉर्ज लैम्बर्टे ये एक भूगोलवेत्ता जॉर्ज लैम्बर्टे, इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया। आइए देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। चलिए देखिए। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लैम्बर्टे। देखिए इन्होंने ये बताया था कि जो बिग बैंग थ्योरी है, उन्होंने ब्रह्मांड के फॉर्मेशन की चर्चा की थी और ये बताया था कि आज से 13.9 मिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड जो था वो क्या था? एक मटर के दाने के समान, एक मटर के दाने के समान था। अचानक क्या हुआ? इसमें विस्फोट चालू हो गया। विस्फोट होने से इसके पदार्थ क्या हुए? बिखरते चले गए। और जब पदार्थ बिखरते चले गए तो विभिन्न परमाणु मॉलिक्यूल से क्या हुआ? तारों का जन्म हुआ और तारों का समूह गैलेक्सी कहलाया और इस तरह से हमारा ब्रह्मांड बना। देखिए ब्रह्मांड में सबसे पहले किसकी बात आती है? जैसे ये विस्फोट चालू हुआ तो ये विस्फोट लगातार हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी हम ये मानते हैं, जो डॉपलर प्रभाव हम पढ़ते थे फिजिक्स में, अगर कोई पढ़ा होगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव आज भी बताता है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। ये डॉपलर प्रभाव आज भी हमको बताता है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। इसको कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में आ चुका है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। किससे ज्ञात किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव से। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड का कुछ और नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। अर्थ भी ब्रह्मांड का एक भाग है, लेकिन अगर ब्रह्मांड की तुलना में अर्थ को बात करें तो 1 से भी कम है। 1 से भी कम। कहने का मतलब बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया कि ब्रह्मांड खरबों गैलेक्सियों का समूह, और जो गैलेक्सी होती है उसमें अरबों तारे होते हैं, बिलियन स्टार होते हैं। आप समझिए, मतलब खरबों गैलेक्सियां हैं और उन गैलेक्सियों में बिलियन स्टार हैं और बिलियन स्टार में एक हमारा क्या है? एक गैलेक्सी का एक स्टार क्या है? सूर्य। सूर्य, समझ में आ रहा है ना? सूर्य है और सूर्य के साथ हमारी जो फैमिली को सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें अर्थ, ये सारी चीजें क्या है? इससे एक बात पता चलती है बिग बैंग थ्योरी से कि सारे जितने भी स्टार का फॉर्मेशन हुआ है या स्टार का जो ग्रुप है जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, वो सब किससे? विस्फोटों से, उन्हीं पदार्थों से निर्मित हो गए। कहने का मतलब हम ये जान सकते हैं कि जो मटर के दाने के समान था वो टूटा तो किसमें बना? गैलेक्सियों में प्रकट हुआ। गैलेक्सियों में तारे थे, तारे फिर क्या हुए? जब टूटे तो किसमें बदले? प्लैनेट में। और प्लैनेट जब टूटे तो किसमें बदले? सैटेलाइट में। और सैटेलाइट छोटे छोटे पार्ट में टूटकर फिर उसका अलग, जैसे एस्टेरॉइड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, मेटोराइट्स हो गया, उल्कापिंड हो गया, ठीक है ना? इस तरह से चलते हुए बिग बैंग थ्योरी ने अपनी थ्योरी को बताया। अच्छा, कुछ चीजें आपको क्लियर करा दें जो आपको जानने वाली, इनके अलावा जैसे कि सबसे पहले दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। और गैलीलियो दूरबीन से उन तारों को देखा था जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब अपनी ओपन आई से नहीं देख सकते हैं। उन तारों को किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा। ये अभी आपकी शुरुआत है, यहाँ से क्वेश्चन
लिमिटेड बनना बंद हो गए। 2021 में क्वेश्चन आया था। लेकिन कल हमने चर्चा क्या की कि जो बृहस्पति ग्रह है जिसको जुपिटर कहते हैं उसके नए चंद्रमा की खोज हुई, नए सैटेलाइट की खोज हुई है। और वर्तमान में जो इस समय कंडीशन है जुपिटर की, वो 92 सैटेलाइट हो गए। कितने सैटेलाइट हो गए हैं? 92। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका रोल यूपीएससी में नहीं है, मेंस में आपको देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में है। और इस समय क्या करता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इन सबको कहाँ मिला रहा है? जो आपका साइंस टेक पेपर होता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेपर होता है, उसमें वो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में पूछता है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि उपग्रह सैटेलाइट के अध्ययन के लिए, मतलब ग्रहों के अध्ययन के लिए ये यान भेजा गया और ये भेजा गया। जैसे अभी कल इसरो ने क्या किया, LBM-3 से मतलब 36 सैटेलाइट रवाना की, जिसमें 10 न्यू सैटेलाइट है। उन सब चीजों को आगे देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी को हमने समझा कि बिग बैंग थ्योरी को चार्ल्स लैम्बर्ट ने लाया था। चार्ल्स लैम्बर्ट ने बताया 13.9 मिलियन वर्ष, मतलब 13.9 मिलियन वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड क्या था? एक मटर के दाने के समान था। और उसमें विस्फोट चालू हुआ अत्यधिक ताप और उच्च दाब के कारण, और उन विस्फोटों से क्या बना? गैलेक्सी बनी, तारे बने और प्लैनेट बने और सैटेलाइट बने। इस तरह से आज भी डॉक्टर प्रभाव से सिद्ध होता है कि आज भी ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, आज भी ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी। हमने बिग बैंग थ्योरी को देखा। बिग बैंग थ्योरी ने ब्रह्मांड में फॉर्मेशन को बताया। ब्रह्मांड में हमें क्या क्या पढ़ना है? गैलेक्सी पढ़ना है, स्टार फॉर्मेशन पढ़ना है, मतलब तारों का उद्भव पढ़ना है, और तारों की मृत्यु मतलब स्टार डेथ पढ़नी है। उसके बाद ब्लैक होल के बारे में जानना है। उसके बाद तब हम सोलर सिस्टम पर आएंगे और सोलर सिस्टम में सन के बारे में जानेंगे, सन के साथ जितने भी प्लैनेट हैं उनके बारे में जानेंगे। इस तरह से तब हमारा चैप्टर जाकर कंप्लीट होगा। ध्यान देना, ये हमारा पहला चैप्टर था जो बेसिक नॉलेज है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए, और जब हम अर्थ पे आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, तब पृथ्वी से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, अर्थ पर ही रहते हैं। अर्थ में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अर्थ मोशन पढ़ना पड़ेगा, मतलब पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी के जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उनको पढ़ने के बाद, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ने के बाद, तब हम पृथ्वी की और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इनर स्ट्रक्चर हो गया, फिर वोल्केनो है, आपका अर्थक्वेक है, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हुए तब क्लाइमेटोलॉजी पे जाएंगे, जलवायु विज्ञान पे, और ओशिनियोग्राफी पे। उसके बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होगा, तब हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी जो वर्ल्ड में आती है उस पर जाएंगे। और मैपिंग हम एक ही कॉन्टिनेंट पर कराते रहेंगे, कहीं ये चलता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम गैलेक्सी को देखते हैं, या गैलेक्सी में क्या क्या चीजें होती हैं, और पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, या हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का भाग है। इन चीजों को हमें देखना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे नए हैं, जिनके लिए ज्योग्राफी नहीं है, अभी वो परेशान मत हो, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। हमें किसको देखना है? गैलेक्सी को देखना है, या इसको कहते हैं आकाश गंगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है गैलेक्सी में? ये बिलियन तारों का समूह, मतलब द गैलेक्सी लाइक अ बिलियन स्टार, ये बिलियन तारों का समूह। देखिए गैलेक्सी के फॉर्मेशन से पहले हम देखें तो दो चीजें आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को अप्लाई करेंगे। जैसे हमें पता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। अब ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन करता क्या है? 1H1 plus 1H1 is equal to 2He4 और प्लस एनर्जी या ऊर्जा, ढेर सारी ऊर्जा देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जब दो परमाणु आपस में जुड़कर एक दूसरे परमाणु मतलब दूसरे एटम का निर्माण कर लेते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। देखिए
ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ध्यान से देखना, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं जिनमें मतलब स्वयं का प्रकाश है या लाइट देते हैं, उनमें कौन सी प्रक्रिया चल रही है? यही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब तारों में प्रकाश का उद्भव या लाइट का उद्भव किसके कारण संभव है? नाभिकीय संलयन के कारण। मैं इसलिए बता रहा हूँ, गैलेक्सी पढ़ने से पहले ही समझिए इसको। अब देखिए, जब ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन है, ये जब क्लाउड बनता है, बादल बनता है, एक बादल जैसे रूप लेता है, तो हाइड्रोजन के बादल कहलाते हैं। इन्हीं बादल को क्या कहा जाता है? नेबुला। इसकी हिंदी होती है नेबुला की निहारिका। नेबुला की हिंदी क्या होती है? निहारिका होती है। जो नेबुला या निहारिका है, यही मिलकर धीरे धीरे नेबुला क्या करती है? तारों का फॉर्मेशन करती है और तारों का एक ग्रुप ऐसे फैलता जाता है। कहने का मतलब ऐसे तारों का ग्रुप ऐसे फैलता जाएगा, ऐसे यहाँ भी तारे, 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 यहाँ भी तारे। तब ये जो तारों का एक समूह, एक ग्रुप बनता है, यही आपकी गैलेक्सी कहलाता है। हमने समझा गैलेक्सी क्या है? बिलियन तारों का समूह है, बिलियन तारों का समूह है। ऐसा नहीं है कि जो गैलेक्सी है उसमें बिलियन तारे हैं, तारों का एक परिवार ही होता है। जैसे हम अभी और आगे बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं, इतना हो गया होगा आप लोगों का। अब फिर टाइम पहले समझ लीजिए, ब्रह्मांड में तारों के प्रकाश, तारों में लाइट का उद्भव किसके क्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन से। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है, और दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी बिलियन तारों का समूह होती है, मतलब बिलियन स्टार ग्रुप होता है गैलेक्सी। ये चीज समझ में आया होगा। हाइड्रोजन क्या करते हैं? शुरुआत में बादल बनाते हैं, जिनको नेबुला कहते हैं। नेबुला क्या करती है? एक फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, किसका? तारों का। इसका स्टार का या तारों का। अब स्टार का फॉर्मेशन करने के बाद गैलेक्सी, वो तारों का समूह क्या कहलाएगा? गैलेक्सी कहलाएगा। अब आगे गैलेक्सी के बारे में और अच्छे से जानते हैं। गैलेक्सी होती क्या है? गैलेक्सी को हमने समझा। अब गैलेक्सी में अपनी गैलेक्सी को हम देखेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, इनको मिटा रहा हूं। देखिए, हम देखें तो सबसे पहले हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? जिसमें हमारा सौरमंडल है, खरगों गैलेक्सी। एक गैलेक्सी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला या मिल्की वे, या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ये हमारी गैलेक्सी का नाम है। अब गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी में 3 भुजाएं होती हैं। हम फिगर से बना के समझाते हैं आपको। देखिए, एक भुजा ये हो गई, 2 भुजा ये हो, इसमें बीच में रहेगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमने देखा गैलेक्सी में जो भुजाएं कितनी है? 1, 2 और 3। ये घूर्णनशील भुजा होती है, मतलब रोटेशन करती है। 3 भुजाएं। अब इसका जो ये पार्ट क्या कहलाता है? कोर, या इसको हम खगोल की एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं, ब्लज। इसका जो सेंट्रल एरिया है ये ब्लज कहलाता है, और ये मिडिल कहलाता है, और ये बाहर कहलाता है, आउटर। ये आउटर पार्ट है, मिडिल पार्ट है ये, और इनर पार्ट है। अब ध्यान देना, हमने देखा बाहर जो है यहाँ पे तारे बनते हैं, कहने का मतलब इनको हम प्रो स्टार बोल सकते हैं या भ्रूण तारा। और जो सेकेंड पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे देखना तो हमारी और तारे जो हमारे नजदीक, ये मैं मिल्की वे की बात कर रहा हूँ, तो मैं मेखला की बात कर रहा हूँ।
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रैक्सिमा सेंचुरी है, फ्रैक्सिमा सेंचुरी है, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका पोलर स्टार है, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, पोलर स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं। और यहीं पे हमारा क्या है, सौर मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, सौर मंडल या सन पैनल। तो आपको देखना होगा कि हमारे सौर मंडल में सबसे नजदीक का तारा क्या है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। अब इसके बाहर एक गैलेक्सी और है आपकी यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। चार चीजें हमने यहाँ, कई चीजें हमने सीखी कि जो गैलेक्सी का केंद्र भाग होता है क्या कहलाता है, बुल्ज कहलाता है। और उस गैलेक्सी में जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन है, एंड्रोमेडा। और उस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल है। और सौर मंडल का सबसे नजदीक तारा कौन है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। अर्थात ये पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है, सूर्य है, गलत मत करना, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है, सूर्य है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सूर्य के पास सबसे नजदीक तारा कौन है, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। या आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य के अलावा कौन है, तब क्या है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। ये चीजें समझ में आई। गैलेक्सी को हमने समझ लिया। गैलेक्सी में 3 भुजाएं होती हैं, आउटर, मिडिल और इनर। इनर को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। ये भी घूर्णनशील है, मतलब इनका भी रोटेशन हो रहा है भुजाओं। आगे देखिए, गैलेक्सी के पार्ट में सबसे पहले हमको क्या दिखाई दिया, स्टार या तार। प्रो स्टार हमने समझ लिया है, तारों के बनने की दशा है, बनने की मतलब बनने का वो है, फॉर्मेशन का वो है। तो तारों का जो प्रो स्टार होता है उसको ध्रुव तारा कहते हैं, मतलब तारे बनने स्टार्ट हो गए। और तारे कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनता है। हीलियम के साथ साथ ढेर सारी ऊर्जा का निर्माण होता है, वही प्रकाश का काम होता है, वही प्रकाश का काम करता है। आइए देखते हैं, हम और आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इतना आपका हो गया होगा, ये आपका हो गया होगा। चलिए देखिए, क्लीन करते हैं। ये आपने बना लिया होगा, देखिए क्लीन के बाद हम करते हैं स्टार, तार बनाने यानी या तारे। तारे क्या होते हैं, तारे वे पिंड हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब स्वयं की लाइट होती है, ठीक है। अंतरिक्ष गैलेक्सी के पार्ट, एक गैलेक्सी में बिलियन स्टार होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। अब तारे कैसे बनते हैं, तो देखिए, जब हाइड्रोजन के बादल ऐसे इकट्ठे होते हैं तो इनको हम स्टार नेबुला कहते हैं। गैलेक्सी वाला नेबुला नहीं, स्टार नेबुला, या इसको तारा नेबुला। ये फिर क्या बनाएगा, भ्रूण तारा बनाएगा, अर्थात प्रो स्टार। कौन सा तारा बनाएगा, प्रो स्टार। समझ में आ रहा है ना। अब प्रो स्टार के 2 भाग हो जाते हैं। इसका जो मेजर डेवलपमेंट होता है, कहने का मतलब मुख्य विकास, ये मुख्य विकास हो गया। और ये इसकी क्या हो गई, ओल्ड एज हो गई, वृद्धावस्था। समझ में आ रहा है ना। मुख्य विकास, मेजर डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट, और ये ओल्ड एज। और उसके बाद क्या होगा, मृत्यु होगी, और उसके बाद रिड्यूस होगा अवशेष, ठीक, ये डेथ है। और ये आपकी वृद्धावस्था है, ये मुख्य विकास है, और ये आपका अवशेष। ध्यान से देखिए, एक बात समझ लीजिए कि इस संसार में या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज अमर नहीं है,
नश्वर, जो भी आप वस्तु देख रहे हैं सबका विनाश निश्चित, सब मरते हैं, सब मरते हैं, कोई अमर नहीं है। तो वैसे तारे भी क्या हैं, वो विकसित होते हैं, मरते हैं, फिर मरकर खत्म हो जाते हैं, फिर नए तारे का विकास होता है, फिर अपने वो मुख्य विकास अवस्था में पहुंचते हैं, फिर वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, फिर मरते हैं, फिर उनका अवशेष बचता है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर क्या सूर्य भी मर जाएगा? बिल्कुल, सूर्य की एक अनुमानित आयु निश्चित की गई है, उसके बाद सूर्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद अभी आगे आएंगे चंद्रशेखर, एक हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था। उन चीज़ों को अभी देखना है। उन्होंने एक चीज़ ज्ञान की थी, उन्होंने एक रेखा बनाई थी 1.44 सोलर मास की, जिसको 1.44 सौर द्रव्यमान कहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने डिसाइड किया था कि कौन सा तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता है और कौन सा तारा ब्लैक होल में परिवर्तित नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिए, जब हमने कहा स्टार नेबुला या जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं, जब फॉर्मेशन करते हैं तो भ्रूण तारा बनाते हैं, और भ्रूण तारा का विकास क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक आपका क्या होगा, रक्तदान होगा, ये, और दूसरा ये रक्तदान होगा, रेडिएंट बोलते हैं इसको, रक्तदान, या इसको हम बोल सकते हैं रेडिएंट, और ये सुपर रेडिएंट, या इसको महादान बोल सकते हैं। ये तो इसका मुख्य विकास हुआ, इस तरीके से आते हैं। ठीक, अब जल वृद्धावस्था में पहुंचे तो इनमें प्रकाश कम होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, प्रकाश खत्म होता जाएगा। तो ये क्या हो सकते हैं, श्वेत में परिवर्तित हो सकते हैं। अब ये जो होगा, जब ये खत्म होगा तो ये न्यूट्रॉन तारे में जा सकता है, जो इसका अवशेष होगा, और ये कहाँ जा सकता है, ब्लैक होल में जा सकता है। इसमें जा सकता है ब्लैक। अब हमें देखना है क्या, ब्लैक होल के बारे में जानना है, ब्लैक होल होता है। देखिए, ब्लैक होल एक उच्च मतलब हाई ग्रेविटी का एक होल होता है, छिद्र होता है, जिसमें से प्रकाश भी नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा उसमें मतलब उच्च गुरुत्वाकर्षण होता है, उसमें से प्रकाश भी नहीं जा सकता है। तो इसके लिए ब्लैक होल के लिए हम किसकी बात कर रहे थे, चंद्रशेखर की बात कर रहे थे। चंद्रशेखर की बात कर रहे थे। चंद्रशेखर ने एक सीमा बनाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1.44 सोलर मास या सौर द्रव्यमान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने, और चंद्रशेखर ने कितने कितने नंबर को क्या माना, सौर द्रव्यमान माना, 1.44। तो ध्यान दें, अगर 1.44 से किसी तारे का द्रव्यमान ज्यादा, इससे 1.44 सौर द्रव्यमान से किसी तारे का द्रव्यमान ज्यादा है, तो किसमें परिवर्तित हो सकता है, ब्लैक होल, अन्यथा ब्लैक होल में नहीं परिवर्तित होगा। ये तारों का फॉर्मेशन था, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। तारे क्या हैं, हाइड्रोजन के बादल बनते हैं, जिनको तारा नेबुला कहते हैं।
उसके बाद ये प्रोस्टार बनते हैं। प्रोस्टार मतलब भ्रूण तारा, जिनसे तारों का विकास होता है। मेजर डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो तारे क्या होते हैं, रक्त दानव होते हैं, और जो बड़े तारे होते हैं महादानव होते हैं। तो जो छोटे तारे होते हैं वृद्धावस्था में क्या हो जाते हैं, श्वेत में हो जाते हैं, श्वेत बामन में, और ये भी श्वेत होते हैं लेकिन इस सुपर तारे में होते हैं। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो इसी का आधार बनाया जाता है। 1.44 सौद्रव्यमान, 1.44 सौद्रव्यमान किसकी देन, चंद्रशेखर की देन है। तो इसी के आधार पर अगर देखा जाता है 1.44 से ज्यादा सौद्रव्यमान उनका ज्यादा है तारों का, तो किसी पर हो सकते हैं ब्लैक होल में। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी हाई डेंसिटी और हाई ग्रेविटी होती है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। कहने का मतलब इसमें से प्रकाश नहीं जा सकता है, कोई भी चीज नहीं जा सकती, कोई चीज से आर पार नहीं जा सकती है, इसी को ब्लैक होल कहा जाता है। इस तरह से हमने क्या देखा, तारों का समूह देख लिए और तारों के बारे में समझ लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हमें क्या देखना है, आगे अब हम आते हैं, हमने क्या क्या देखा, हमने गैलेक्सी पहले हमने किसको पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लो। हमने अभी तक पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में या यूनिवर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा गैलेक्सी, और गैलेक्सी के पहले हमने नेबुला कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन का एक बादल होता है। ब्रह्मांड को पढ़ा, नेबुला पढ़ा, गैलेक्सी पढ़ा, और गैलेक्सी के बाद हमने क्या पढ़ा, तारे पढ़े। तारे के बाद हमने क्या पढ़ा, तारों का निर्माण, तारों का निर्माण पढ़ा। और तारों के निर्माण के बाद हमने किसको देखा, ब्लैक होल को देखा। ब्लैक होल क्या थे, जब तारे डेड हो जाते हैं, तारों की डेथ हो जाती है, तो ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकते हैं, न्यूट्रॉन तारों में परिवर्तित हो सकते हैं। हमने कहा कोई भी चीज क्या है, नश्वर है, नाशवान है, सबकी मृत्यु निश्चित, सबका डेथ निश्चित है। तो तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो ब्लैक होल के बारे में किसने चर्चा की थी, चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर ने। इन्होंने किस कौन सी सीमा बताई, चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया, जिसको 1.44 सोलर मास कहते हैं या सौरद्रव्यमान कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसको 1.44 सौरद्रव्यमान, 1.44 सौरद्रव्यमान से ज्यादा अगर किसी तारे का द्रव्यमान है, अगर डेथ होती है, उसकी मृत्यु होती है, तो किसी परिवर्तित हो सकता है, ब्लैक होल। अभी तक हमने ब्रह्मांड को देखा। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड गैलेक्सी, तारों और उपग्रहों और ग्रहों का एक समूह होता है, जिसका असीमित विस्तार हो रहा है। असीमित विस्तार को किससे ज्ञात किया जाता है, डॉप्लर प्रभाव से पता चला है कि वर्तमान में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगर हम और अच्छे से थोड़ा बताएं तो ब्रह्मांड पे लगातार खोज चल रही है। जैसे एक प्रयोग हुआ था CERN एक यूरोपीय अंतरिक्ष क्या है, एक अंतरिक्ष आयोग है, जैसे नासा से CERN यूरोपीय संघ की, उन्होंने 2010 में एक प्रयोग किया था लेजेंडर हॉल के द्वारा, और किस कण की खोज की थी, हिग्स बोसान की। इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कण बोलते हैं। अभी भी इस पर रिसर्च जारी है, अभी भी रिसर्च चल रही है, और आगे चलकर हिग्स बोसान को और डिफाइन कर लिया जाता है कि ये पता चल जाएगा, परत परत खुलती चली जाएगी कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरह हुआ था और ब्रह्मांड कैसे बना। लेकिन अभी तक इस पर रिसर्च जारी है। तो पूछा जाता है कभी कभी ब्रह्मांड कण कौन है, या गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं, हिग्स बोसान को कहते हैं। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान को ब्रह्मांड के फॉर्मेशन के लिए CERN ने प्रयोगशाला में इसको दिया था, मतलब अपना दिया था, उसमें भारतीय वैज्ञानिक विभाग लिए थे। लेकिन अभी वो रिसर्च पीरियड में, रिसर्च में चल रहा है। आगे देखिए, हम देखेंगे गैलेक्सी हमारी हो गई। गैलेक्सी क्या है, बिलियन स्टार ग्रुप है, बिलियन तारों का समूह है। गैलेक्सी की 3 भुजाएं होती हैं, एक आउटर है, एक मिडिल है, एक इनर है। इनर क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। ये आपको समझ में आया, बल्ज कहते हैं। गैलेक्सी में हमारा जो सौर मंडल है, एक गैलेक्सी हमारी क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, उसी को पढ़ना है। सौर परिवार है, सौर मंडल है, और उस सौर परिवार में सबसे जो मुखिया है, जो
हेड ऑफ फैमिली है क्या है, सूर्य। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर ये पूछा जाए कि बुध मेखला के सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है, तो एंड्रोमेडा। कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा। तारे हमने पढ़ लिए, तारों का निर्माण हमने देख लिया कि पहले जो बादल बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के बादल बनते हैं, वो सिकुड़ कर क्या बनाते हैं, प्रोस्टार बनाते हैं। प्रोस्टार का जो मुख्य विकास होता है रक्तदानों और महारक्तदानों में होता है। उसके बाद वृद्धावस्था में आते हैं, उनकी एनर्जी लगातार समाप्त होती रहती है। एनर्जी समाप्त होने के बाद क्या होते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। सिकुड़ने के बाद क्या होता है, उसमें चार सीमा के आधार पर या तो न्यूट्रॉन तारों में बदल जाते हैं या तो ब्लैक होल में बदल जाते हैं। तो न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं तो ब्लैक होल में। इतना आप लोगों ने समझा और इतना आपके समझ में आया होगा, जहाँ तक आशा है। आगे चलते हैं, आगे में क्या देखना है, सन फैमिली के बारे में देखना है या सूर्य परिवार के बारे में देखना है, जो हमें लगातार देखिए सौर मंडल या सोलर सिस्टम या इसको सन फैमिली बोलते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो एक हम फिगर खींच लेते हैं। फिगर में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा। सूर्य के बाद आपका एक ग्रह है बुध, फिर क्या है मरकरी, वीनस, फिर उसके बाद क्या है अर्थ, फिर क्या है मंगल। फिर एक ऐसे ऐसे क्या पाई जाएगी, पट्टी पाई जाती है, एक लाइन है। इसके बाद आपका क्या है बृहस्पति है, फिर क्या है शनि है, फिर क्या है अरुण है, फिर वरुण, फिर एक छोटा पहले ग्रह माना जाता है, एक सबका नाम है, ये सूर्य हो गया, ठीक, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल मार्स, और ये बृहस्पति है, ये शनि, और ये अरुण है, और ये वरुण है, और ये यम है प्लूटो। मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, और ये सैटर्न हो गया, और ये यूरेनस हो गया, और ये नेपच्यून हो गया, ये प्लूटो हो गया। देखो ये सन फैमिली है, जिसमें आपका जो स्टार है ये स्टार हो गया, और ये सब क्या हो गया, जितने भी हैं आपके ये चार एक जैसे हैं, और ये चार एक जैसे हैं, ये सारे प्लैनेट हो गए। देखो इनको क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। अर्थात आंतरिक ग्रह, क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। ये इनर प्लैनेट है या आंतरिक ग्रह। और ये क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके जोवियन ग्रह या जोवियन प्लैनेट, जोवियन ग्रह। देखिए कैसे इनको बनाया गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार बना। कैसे क्वेश्चन बनाता है, निम्न में से कौन सा प्लैनेट या कौन सा ग्रह या विच प्लैनेट इनर
प्लैनेट का भाग नहीं है या इनर प्लैनेट का भाग है या इनर प्लैनेट का भाग नहीं है। तो इसमें से 3 इसको दे देंगे, एक उसमें से मिला के दे देंगे और उसमें बनाएगा तो कौन सा ग्रह जोवियन प्लैनेट या जोवियन ग्रह का भाग है या भाग नहीं है, ये चीजें समझ में आई। अब ये जो पट्टी देख रहे हो, 2 पट्टियां, ये स्मॉल मतलब छोटे छोटे पिंडों की पट्टियां, जिनको क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह। और ये जो प्लेट आप देख रहे हो, ये पट्टी जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ऊपर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर बेल्ट। ये सब भी क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी एस्ट्रॉइड हैं, जितने भी ऊपर बेल्ट में पिंड हैं, वो सब किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आपको इंटर या उसमें 10th या इंटर में आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको पता होगा कि सारे पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। और उसी के आधार पर ये क्या कर रहे हैं, पूरे जितने भी प्लैनेट हैं, प्लैनेट के जितने भी सैटेलाइट होंगे और जितने भी आपके एस्ट्रॉइड हैं या आपके ऊपर बेल्ट में पाए जाने वाले आपके पिंड हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात सन के सापेक्ष रेवोल्यूशन कर रहे हैं, अर्थात परिक्रमण कर रहे हैं। ये समझ में आई। तो आपने वहां पर एक चीज और पढ़ा होगा, अब केंद्रीय बल के कारण ये सूर्य के पास नहीं गिरते, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है केंद्रीय बल को संतुलित कर देता है उठा के, इसीलिए ये सूर्य के साथ चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से। ध्यान से देखिए, ऐसे करके पृथ्वी लगा रही है, फिर ऐसे लगा रहा है, फिर ऐसे लगा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे लगा रहे हैं, ये ऐसे लगा रहे हैं, ये ऐसे लगा रहे हैं। तो देखिए जो पृथ्वी, शुक्र और अरुण को छोड़कर सारे ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब लगा रहे हैं। कहने का मतलब वेस्ट टू ईस्ट अपना चक्कर लगाते हैं, ये भी रीजन। और शुक्र और अरुण क्या करता है, ये पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे हम किसके बारे में चर्चा करें और थोड़ी बहुत चर्चा करें तो आपको दिख रहा होगा कि सूर्य से दूरी का जो बढ़ता क्रम जिसको हम आरोही कहते हैं, जिसको हम आरोही कहते हैं, एसेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले कौन है, मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून। ये दूरी के बढ़ते क्रम में हैं। इनको आपने देखा तो ध्यान दीजिए। अभी मैं आगे और आपको बताऊंगा, उससे पहले जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे पूछेगा कि सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में पृथ्वी का नंबर कौन है, तो आपको समझ में आ गया होगा पृथ्वी का नंबर कौन सा, बताइए सूर्य से बढ़ते क्रम में तीसरा। कौन सा है, तीसरा। मंगल का क्रम कौन सा है सूर्य से बढ़ते हुए, तो कौन सा है, चौथा। और फिर पूछता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, बुध है, पहले बुध है, उसके बाद सबसे दूर कौन है, वरुण, नेपच्यून है। लेकिन ध्यान देना, जब यम या प्लूटो को ग्रह माना जाता था, प्लैनेट माना जाता था, तब तक तो यम ही था। लेकिन यम जब हट गया, उस ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, तब कौन आ गया, नेपच्यून या वरुण आ गया। ध्यान दीजिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, अभी आगे आना पड़ेगा इस पर, हमें दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो ध्यान दीजिए कि यम के बारे में थोड़ा जाना। सबसे पहले यम के बारे में, प्लूटो के बारे में जाना। इसको कुबेर भी कहते हैं। यम हमारा जो ज्योतिष ज्ञान है, ज्योतिष चार जिसको बोलते हैं, तो
9 ग्रह को मानते हैं, इसको मानते हैं 9 ग्रह को मानते हैं। और यहाँ पे खगोल की या जियोग्राफी या साइंस इसको मानता है, यम को ग्रह नहीं मानता है, लेकिन हमारे यहाँ यम को ग्रह माना जाता है। ध्यान दें 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, किसका? IAU का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन अर्थात अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ 2006। ये कहाँ हुआ? ना लिख पाया फिर से बोल दें, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन का सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन कहाँ? प्राग। प्राग शहर कहाँ है? चेक गणराज्य, चेक यूरोपीय देश है, चेक गणराज्य में। उसमें यम को क्या कर दिया गया? 2006 में यम को क्या कर दिया गया? ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, मतलब इसको प्लैनेट नहीं माना गया, अर्थात ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया। IAU का सम्मेलन जो प्राग में हुआ था 2006। जाहिर सी बात है कि जो ये IAU है, ये क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल की संघ है। इसके स्थापना कब हुई? इसका फॉर्मेशन 1990, मतलब 1919 इसका जो फॉर्मेशन, स्थापना, ठीक। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि IAU का जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और IAU का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। तो यम को ग्रह नहीं माना जाता है, सीधी सी बात। क्यों नहीं माना जाता है? तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ा होगा, केपलर के नियम, केपलर के नियम या केपलर लॉ, या केपलर लॉ। इसका पहला नियम या पहला लॉ क्या बताता है? कि सभी ग्रह सूर्य का दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, मतलब इस तरह से। जैसे ये सूर्य हो गया, तो जो ग्रह होगा इस तरह से चक्कर लगाएगा, मान लीजिए ग्रह हो गया। लेकिन यम क्या करता था? जैसे यम, इसको मान लो, इसको हम मान लेते हैं वर्ग, नेपच्यून, और इसको क्या मान लेते हैं? यम। तो केपलर ने ये बताया था कि कोई भी ग्रह क्या होगा जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो यम क्या करता था? चक्कर लगाते लगाते इसके मतलब इसी कक्षा को काट देता, इसके गोलों की कक्षा, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और इस तरह से यम को जब ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया, तो सबसे ज्यादा दूर कौन हो गया? वरुण हो गया। सबसे ज्यादा दूर कौन हो गया? वरुण। नेपच्यून सबसे ज्यादा दूर होता है, और सबसे नजदीक का ग्रह कौन होता है? बुध होता है। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम कुछ फैक्चुअल बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, PCS में बनते हैं। IAS में तो बृहस्पति के क्वेश्चन आ चुके हैं और शनि के क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन करंट से जुड़ा। जैसे बृहस्पति से क्वेश्चन क्यों चर्चा में है? अभी फरवरी 2023 में बृहस्पति की क्या होगी? सबसे ज्यादा उपग्रह होगी, बृहस्पति की सबसे ज्यादा उपग्रह होगी। इससे पहले कौन था? शनि था, शनि। उसके बाद क्या होगा? बृहस्पति की 92 उपग्रह होंगे, शनि की 82 उपग्रह। तो इस तरह से सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला प्लैनेट कौन होगी? बृहस्पति होगी, ठीक है ना। तो चर्चा में तो IAS का क्वेश्चन बना सकता है। और ये PCS अभी तक पूछा है वो इस तरह से पूछा है कि सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, या एस्टेरॉइड किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, किन के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं, तो उन्हीं को देखना है। ये चीजें तो हमें क्या है कि हमने अभी तक देखा कि दूरी के बढ़ते, मतलब असेंडिंग आर्डर में
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हो गए। क्योंकि प्लूटो को क्या है, डॉर्फ प्लैनेट मान लिया गया, गौना ग्रह मान लिया गया, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो हमें देखना क्या था, हमने यहाँ देखा कि यम को कब हटाया गया, 2006 में हटाया गया। किसके आधार पे, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन का सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, प्राग गणराज्य में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी, 1919 में। मुख्यालय कहाँ, पेरिस में है। उन्होंने क्या तर्क दिया कि जो प्लूटो है क्या करता है, नेपच्यून के कक्षा को काटता है। नेपच्यून के जो सर्किल है, जो सूर्य के चक्कर लगाने का पथ है, पैथ है, उसको काटता है। इसलिए हम क्या कर देंगे, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर देंगे। आइए आगे हम देखते हैं, इसको मिटाएंगे, आगे हम देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है कि अब एक चीज आती है आकार में, शेप में ग्रहों का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है पूरा 5 दे देगा, 6 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, इस तरह से। तो हमें अगर आकार की बात करें, किसकी बात करें, आकार की बात करें, आकार में ग्रह, तो हम देख लेते हैं घटते क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और वो घटते क्रम। तो सबसे पहले तो कौन आएगा, सबसे बड़ा कौन होगा, बृहस्पति होगा। अच्छा, बृहस्पति से छोटा कौन है, बताओ, बृहस्पति से शनि होगा। शनि के बाद कौन होगा, अरुण। अरुण के बाद कौन होगा, वरुण होगा। वरुण के बाद कौन होगा, पृथ्वी होगा। पृथ्वी के बाद कौन, मंगल होगा। मंगल के बाद कौन, शुक्र होगा। और शुक्र के बाद कौन है, बुध। तो इस तरह से हमने क्या देखा, आकार में शेप में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का या सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन, बुध। पृथ्वी आकार में किस नंबर पे, 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे। यहाँ पे आकार में हमने देखा कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर हो गया, और सबसे छोटा मरकरी या बुध हो गया। और आकार में पृथ्वी किस नंबर पे आती है, 5th नंबर पे आती है। और वह डिस्टेंस की बात करें तो किस नंबर पे आएगी, 3रे नंबर पे आती है। कहने का मतलब पृथ्वी में हमें फोकस रहना है, कि बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्योग्राफी, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आगे क्या समझ में आएगा। तो जो अर्थ है वो डिस्टेंस में किस स्थान पे, 3रे स्थान पे, आकार में किस स्थान पे, 5वें स्थान पे। और सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। इसीलिए बृहस्पति क्या कहा जाता है, गॉड फादर ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉड फादर ऑफ प्लैनेट, गॉड फादर ऑफ प्लैनेट। वैसे भी हमारे आध्यात्मिक कहानियों में बृहस्पति को क्या माना जाता है, देवताओं का गुरु माना जाता है। किसको माना जाता है, देवताओं का गुरु माना जाता है। अच्छा, एक चीज तो हमने देखा आकार में ग्रह। अब हम देख लेते हैं डेंसिटी पूछी जाती है, नया क्वेश्चन बन रहा है इसमें। डेंसिटी मतलब घनत्व में ग्रह। अच्छा, यहाँ पे घनत्व में क्या देखा जाता है, घनत्व में 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ पे क्रम नहीं पूछा जाता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका, पृथ्वी। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का। और सबसे कम किसका है, शनि। सबसे कम किसका है, शनि। सैटर्न का है। और सबसे ज्यादा किसका है, अर्थ का, पृथ्वी का। सबसे ज्यादा
पृथ्वी का घनत्व है और सबसे कम किसका है, शनि। शनि के बारे में ये कहा है कि शनि का घनत्व इतना कम है, इसको जल में छोड़ दे, जल में ये क्या करेगा, फ्लो करेगा, तैरेगा। क्या करेगा, तैरेगा। इतना कम इसका घनत्व माना जाता है, किसका, शनि का। नेक्स्ट ये हो गया, हमने देखा दूरी देख ली, डिस्टेंस देख लिया, और फिर हमने क्या देखा, डिस्टेंस के बाद हमने शेप देखा, आकार में देखा। आकार में सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन है, बुध है। फिर हमने क्या देखा, डेंसिटी में देखा, घनत्व में देखा, सबसे ज्यादा घनत्व किसका, पृथ्वी का है। सबसे कम घनत्व किसका, शनि का। अब हम एक एक करके सारे ग्रहों को पढ़ेंगे और सबसे पहले सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य के बारे में जानेंगे, सूर्य है क्या और सूर्य किस तरह से, क्या क्या सूर्य के अंदर क्या क्या है और सूर्य के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर एक एक करके सारे ग्रह के बारे में हम जानेंगे जाएंगे। ठीक है, देखिए इनको मिटाता हूँ। अब हमें क्या देखना है, सूर्य देखना है। क्या देखना है, सूर्य। देखिए सूर्य के बारे में आप जान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे हमें ये पता चला, और ये सूर्य का सबसे बाहर वाला भाग होता है, जिसमें ये वाला भाग क्या कहलाता है, वर्णमंडल, और ये वाला भाग कहलाता है कोरोना। ये कोरोना नहीं जो इस समय चल रहा है, कोरोना सूर्य का कोरोना, क्रीट कहते हैं, मुकुट बोलते हैं। इस सूर्य ग्रहण के समय जब सन इन स्पेस के समय दिखाई देता है तो वो कोरोना है। और ये वाला पार्ट क्या है, कोर। क्या है, कोर। ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट का तापमान है, ये 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये जो कोर का तापमान है, ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बारे में और जानना, सूर्य के पास 96% क्या है, हाइड्रोजन गैस है, 2% हीलियम गैस है, 2% में अन्य चीजें आती हैं। अन्य चीजें में कार्बन और सारी चीजें, ये सारी चीजें। सूर्य भी क्या करता है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। गैलेक्सी का चक्कर लगाता है तब इसकी जो स्पीड होती है 150 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस तरह से जैसे मैं इसको गैलेक्सी मान लूँ, गैलेक्सी का कोर हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, सूर्य यहाँ पर, तो सूर्य क्या करेगा, इसका भी ऐसे चक्कर लगाएगा। तो इसको इतनी स्पीड में चक्कर लगाने में करीब 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 250 मिलियन, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कहने का मतलब 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसी को बोला जाता है 1 कॉसमॉस ईयर। 1 कॉसमॉस ईयर। हैरानी हो रही है ना? बहुत पहले क्या होता था कि सूर्य को एक स्थिर पिंड मान लिया गया
और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा, मतलब पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है बहुत पहले। जब धीरे धीरे खोजें हुई और धीरे धीरे ये पता चला कि नहीं, सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमता है और सूर्य भी क्या करता है, अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का चक्कर लगाता है और सारे प्लैनेट क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उनका एक निर्धारित क्या है, एक ईयर है। जैसे हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में। अगर लीप ईयर इसको जोड़ा जाए 366 दिन में, 365 56 मिनट, 356 मिनट। उसी तरह सूर्य भी क्या करता है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और वो पूरा चक्कर लगाने में कितने समय लगते हैं? 25 करोड़। पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, बीसीएस में नहीं पूछा गया। 25 करोड़ क्या कहते हैं? 1 कॉस्मोस ईयर कहते हैं, या एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है इसको। किसको? 25 करोड़ वर्ष जो सूर्य, पृथ्वी और सूर्य जो गैलेक्सी का चक्कर लगाने में समय लेता है, उसको क्या कहते हैं? 1 कॉस्मोस ईयर। सूर्य, देखो सूर्य की जो लपटें होती हैं, सूर्य की जो लपटें होती हैं जो इस तरह से निकलती है, आपने देखा। सूर्य क्या है? सूर्य ठोस नहीं है, ना तो तरल है ना तो ठोस है। ये किस रूप में है? यहाँ देखिए, ये प्लाज्मा रूप में। किस रूप में है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है जो मैटर, जो द्रव्य आपने पढ़ा होगा, पदार्थ, पदार्थ चौथी अवस्था जो आयनीकृत होती है, जो आयनीकृत होती है, ना तो ठोस है ना तो द्रव, ना तो ठोस है ना तो द्रव, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड। तो प्लाज्मा के कारण सूर्य पूरा क्या है? आयनीकृत है और सूर्य धड़कता है। तो जो सूर्य की लपटें होती हैं, तो देखिए सूर्य में कहीं कहीं ऐसे काले धब्बे पाए जाते हैं, इनको भी क्वेश्चन बन चुका है, इनको भी देख लीजिए। तो इन धब्बों को क्या कहा जाता है? सौर कलंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौर कलंक। सौर कलंक 11.5 वर्ष में बढ़ते हैं, 11.5 वर्ष में बढ़ते हैं। और जो सौर लपटें हैं, जैसे ये पृथ्वी मान लीजिए इसको, और ये पृथ्वी का ये क्या सिरा हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। ये आगे आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, समझ में। जो सूर्य की लपटें हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये उत्तरी ध्रुव पर आके आयन मंडल, जो हम आगे अभी आएंगे, तो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर की जो परतें हैं उनको डिवीजन किया गया, भाग में बांटा गया है, उसमें आयन मंडल को आपने देखा होगा। आयन मंडल में कभी कभी एक ज्वाला उत्पन्न होती है, किस पर? एक नॉर्थ पोल पर और एक साउथ पोल पर। तो उसको क्या बोला जाता है? अरोरा बोला जाता है। अरोरा बोलेसिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, मतलब जो उत्तरी ध्रुव पर ज्वाला उत्पन्न होती है उसको अरोरा बोलेसिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं। ये चीजें समझ में आई। तो सौर कौनें क्या करती हैं? पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है, चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए अपने यहाँ का जो पृथ्वी है, पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव भी पाए जाते हैं। जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण, ये अक्ष वाला ध्रुव है, और ये क्या है? ये आपका चुंबकीय ध्रुव। इनका डिस्टर्बेंस होता है, ये मतलब परिवर्तित होते रहते हैं। और जो सौर कलंक हैं, जब ये बढ़ते हैं तो सौर ज्वालाएं क्या करती हैं? उपग्रहों के जो पृथ्वी के सापेक्ष उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, इनको डिस्टर्ब करती हैं। तो कभी कभी देखा होगा कि अचानक से देश में क्या होता है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो संचार से संचालित होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन से चलते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा खराब होने लगते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सौर लपटें या सौर की जो कौनें हैं या सौर सन ईयर है, वो पृथ्वी पर क्या करती है? पृथ्वी की कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को खराब करती है। इन नियम में सूर्य क्या है? पूरे सन फैमिली का क्या है? हेड, सन फैमिली का हेड है। इस तरह से हमने सूर्य को देख लिया। आगे हम चलते हैं और प्लैनेट के बारे में जानेंगे। देखिए, ये आपको फिर मैं समझा दे रहा हूँ। सूर्य क्या करता है? सूर्य का जो बाहर वाला तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है, और सूर्य का और बाहर का जो होता है उसको कोरोना कहते हैं, और सूर्य का जो कोरोना के पहले वाला पार्ट वाला ब्रह्मंडल कहलाता है। सूर्य पर
कहीं कहीं काले काले धब्बे पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, सौर कलम कहा जाता है। सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमते हुए किसका चक्कर लगाता है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, और गैलेक्सी का चक्कर वो पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में, एक कॉस्मोस ईयर में पूरा करता है, एक कॉस्मोस ईयर में उसको पूरा करता है। उसी को क्या कहते हैं, 25 करोड़ एक कॉस्मोस ईयर, एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और तब स्पीड उसकी कितनी होती है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 250। फिर उसमें क्या सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है। और सूर्य किसकी तरह है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद ये चीजें हमने देखा, सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करता है। अब हम आगे देखते हैं सूर्य के साथ जो अन्य प्लैनेट, अन्य ग्रह, चलिए उसमें देखते हैं। सबसे पहले मरकरी को देखते हैं, बुध को। सबसे पहले बुध को देखते हैं। बुध क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। और उसके बाद सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक एक, और सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगता है, सबसे पहले लगता है। एक चीज और, बुध पे जो दैनिक तापांतर, जिसको टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं, दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर क्या होता है, किसी को समझ में ना आए बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखा जाता है रात का तापमान, जैसे मान लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ये रात का तापमान, नाइट का तापमान। और दिन का तापमान क्या हो रहा है, जैसे पहुंच जा रहा है कितना, 55 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में जो अंतर होगा, कहने का मतलब इन दोनों में अंतर देखो कितना हो जाएगा, 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है। ये दैनिक तापमान का। तो बुध पे क्या है, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है, सबसे ज्यादा। मतलब सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के कंपेयर में मरकरी पे सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा किस पर होता है, बुध पर होता है। कहने का मतलब यहाँ पे दिन का तापमान अधिकतम जाता है और रात का तापमान न्यूनतम चला जाता है। ये बुध के बारे में हमने पढ़ा। आगे आइए शुक्र के बारे में जानिए। देखिए घबराइए मत कि मतलब हमारा ये छूट जा रहा है, हमारा छूट जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी और यूपीएससी में नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं अभी तक, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा यूनिवर्सिटी। तो जर्न मतलब आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। इसके बाद जब अर्थ को पढ़ेंगे, जब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, अर्थ मोशन, इनके बारे में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा। जिसमें हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे और पृथ्वी पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानेंगे, इंटरनेशनल डेडलाइन जानेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जानेंगे। तब वो हमारा वो क्या है, हमारा कोर एरिया हो जाता है, वहीं से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर भी देखते रहिए। शुक्र वीनस, इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरता की देवी। और पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक, इसलिए इसे पृथ्वी की क्या कहते हैं, ट्विंस सिस्टर बोलते हैं, जुड़वा बहन। ट्विंस सिस्टर, जुड़वा बहन कहा जाता है। ट्विंस सिस्टर या जुड़वा बहन कहा जाता है किसको, शुक्र को। शुक्र को सुंदरता की देवी, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, और जुड़वा बहन कहा जाता है किसकी, वीनस। वीनस ट्विंस सिस्टर मतलब अर्थ ट्विंस सिस्टर, पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है, शुक्र की जुड़वा बहन क्या होगा, पृथ्वी। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, शुक्र
जो है सूर्य के दूरी के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार दूसरा ग्रह। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, CO2 के बादल। इसलिए इसकी जो बनावट है वो एक प्रेशर कुकर की तरह होती है। इसकी होती है प्रेशर कुकर की तरह, मतलब जो यहाँ पर दाब है प्रेशर कुकर की तरह व्यवहार में आता है। इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर प्लैनेट कहा जाता है। प्रेशर कुकर प्लैनेट कहा जाता है इसको, शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। अभी देखिए 4 दिन पहले आपने आसमान में नज़ारा देखा होगा, चंद्रमा के एकदम पास शुक्र ग्रह है ना। ये बहुत वर्षों बाद जब शुक्र चक्कर लगाते क्या होता है? शुक्र चक्कर लगाते क्या पहुंचता है? पृथ्वी की कक्षा के पास से होकर चंद्रमा के पास से हो जाता है, तब ये स्थिति बनती होगी। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, कुछ उसकी इमेज इस तरह से दिखाई थी। ये चंद्रमा था और ये आपका क्या था? शुक्र ग्रह। इस तरह से ऐसे आपको दिखाई दिया। इस शुक्र और चंद्रमा का क्या था? एक सीध में आया था, तब ये आपका चित्र बना। और चमकीला ग्रह होता है तो शुक्र जो चक्कर लगाता है सूर्य पर, कैसे लगाता है? पूर्व से पश्चिम, अर्थात ईस्ट से वेस्ट लगाता है। इसलिए इसे भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। इसीलिए इसको भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है सूर्य का, और शुक्र क्या करता है? पूरब से पश्चिम लगाता है। तो सुबह भी दिखाई देता है और शाम को भी दिखाई देता है। शाम को किधर दिखाई देगा? पश्चिम में दिखाई देगा, और सुबह को दिखाई देगा पूरब में दिखाई देगा। तो सूर्य को क्या कहते हैं? भोर का तारा और शाम का तारा। भोर का तारा और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र की जो चक्कर लगाने की दिशा है पूर्व से पश्चिम है, और सुंदरता की देवी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और CO2 के बादल पाए थे, इसको प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है इसको, शुक्र को। आगे देखिए, आगे है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी को हम थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पृथ्वी को ही आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। अभी पृथ्वी जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम वहाँ पे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को सबसे पहले पूछा जाता है एकमात्र ग्रह जहाँ पर क्या है? जीवन। जहाँ पर क्या है? जीवन। और इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट और ग्रीन प्लैनेट, और ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है? पश्चिम से पूर्व लगाती, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, और पृथ्वी को अपनी अक्ष पे, ये भी आगे देखेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए। देखिए, दो चीजें हमने वहां पे नहीं बताई है आपको, बुध और शुक्र। दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं किसके? बुध और शुक्र। लेकिन पृथ्वी के पास चंद्रमा उपग्रह, पृथ्वी के पास कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा, मून। मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
मतलब ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के, और सैटेलाइट इसके चक्कर लगाते हैं ग्रहों के। कहने का मतलब ग्रह सूर्य के चक्कर लगाएंगे और उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें छोड़िए, आगे के जो चैप्टर है पृथ्वी पर बेस है, तो पृथ्वी को और अच्छे से पढ़ेंगे और प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए अगला प्लैनेट हमारा है मंगल, मार्स। मंगल है मार्स। वहां पे मैं एक चीज बताना भूल गया था, जैसे बुध जो ग्रह या मर्क्यूरी प्लैनेट है, इसके स्टडी के लिए एक मिशन भेजा गया था, इसको मैसेंजर बोलते हैं। ये नासा का मिशन था, मैसेंजर, इसको लिख लेना। और शुक्र के लिए वीनस मिशन भेजा गया था, और शुक्र के लिए इसरो भी शुक्रयान भेजने की तैयारी कर रहा है। शुक्रयान कौन भेजेगा? इसरो। ये करंट से मैं जोड़ दे रहा हूँ, अभी कल मैंने चर्चा की थी कि चीजें करंट से जोड़ती रहती है। इसरो शुक्रयान भेजने की तैयारी कर रहा है, अभी डेट नहीं अनाउंस की है, लेकिन शुक्रयान भेजेगा। और इसरो आदित्य L1 भेजेगा। आदित्य L किसके लिए भेजेगा? सूर्य के। आदित्य L1 किसके लिए भेजेगा? सूर्य के लिए भेजेगा। इसरो शुक्रयान भेजेगा शुक्र के लिए, और आदित्य L1 भेजेगा सूर्य के अध्ययन के लिए, सूर्य की कोरोना के अध्ययन के लिए, जो बता चुके हैं। और उसके बाद देखिए सूर्य के लिए नासा का एक मिशन था, पार्कर पार्कर मिशन, या सौर पार्कर मिशन। इस सूर्य के लिए था नासा, ये नासा का, ध्यान से देखना, परेशान मत होइए। और ये किसका है? इसरो का। ये पूछा जाता है इसरो के आगामी सौर मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1 नाम है, और शुक्र के लिए शुक्रयान भेजेगा, उसका शुक्रयान नाम ही है। और बुध ग्रह के लिए नासा ने क्या भेजा था? मैसेंजर भेजा था। और सूर्य के लिए क्या भेजा गया था? सौर पार्कर मिशन, सौर पार्कर मिशन भेजा गया था। ध्यान से देखिए, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं मंगल को, इसको पढ़ने जा रहे हैं मंगल। मंगल के लिए 2013 में भारत ने क्या भेजा? मिशन मॉम। इसके लिए मंगल के लिए, जिसको मिशन मॉम नाम दिया गया था। भारत चौथा ऐसा देश बना था जिसने मंगल की बाह्य कक्षा में क्या किया था? उसने अपने यान को उसके रोटेशन में छोड़ा था, और वो यान क्या कर रहा था? मंगल का चक्कर लगा मंगल का अध्ययन कर रहा था, मार्स का। आइए मंगल के बारे में जानिए। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह कहते हैं। इसका जो झुकाव है, अक्षीय झुकाव, किसके समान? पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान, ठीक, पृथ्वी के समान। मंगल पे भी क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल पे ज्वालामुखी गड्ढे पाए जाते हैं, क्रेटर पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्रेटर पाए जाते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर पाए जाते हैं। ये मंगल पे पाए जाते हैं। मंगल की बात फिर हम करें तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया है। ये सबसे ऊंचा नहीं, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन? निक्स ओलंपिया। मंगल के
दो उपग्रह फोबोस और डिवोस, दोस ये क्या है, उपग्रह है सैटेलाइट, इसके मंगल। नेक्स्ट ओलंपिया सबसे बड़ा सौर सबसे ऊंचा पर्वत, एवरेस्ट अपने पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन एवरेस्ट से कई गुना ऊंचा है। कौन? नेक्स्ट ओलंपिया, मंगल पे। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, झुकाव पृथ्वी के समान है, आंतरिक परिवर्तन होता है। और सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया। नेक्स्ट ओलंपिया कहाँ पाया जाता है? मंगल पे पाया जाता है। मंगल पे दोनों क्रेटर पाए जाते हैं, और मंगल के दो प्रमुख उपग्रह कौन है? फोबोस और डेवोस। आइए आगे हम चलते हैं। आगे किसकी बात करेंगे? बृहस्पति की बात करेंगे, जुपिटर की बात करें। बृहस्पति दिस इज ए बिग प्लैनेट, या मतलब सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक। अब यह सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद इसे लघु सौर सिस्टम कहा जाता है, मतलब लघु स्मॉल सोलर सिस्टम कहा जाता है, लघु सौर मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कितने उपग्रह हैं? 90 उपग्रह। अकॉर्डिंग इसके 22 फरवरी 2023 इसके अकॉर्डिंग IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन के द्वारा इसे कितने उपग्रह हैं? 90 उपग्रह से लघु सौर मंडल की उपमा दी जाती है। और इसका एक नाम क्या है? गॉड फादर ऑफ प्लैनेट, गॉड फादर ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। बृहस्पति पे क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इसे जोडियम ग्रह कहते हैं। और गैसों के कारण कि एक तरह का क्या रिक्तता प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर ग्रह कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर मतलब ये अपने अंदर क्या करता है? खींचता है गैसों के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत तेज है, इसलिए क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर ग्रह कहते हैं, गॉड फादर ऑफ प्लैनेट कहते हैं। और इसे स्मॉल सन सिस्टम कहा जाता है, या सौर मंडल बोला जाता है, या सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और वैक्यूम क्लीनर ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह इसके हैं। इसके एक उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। कौन सा उपग्रह? गैनीमेड। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड, ठीक है। इस तरह से हमने कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल कहा जाता है। इसके 5 उपग्रह इसके हो गए हैं 2023 में। गॉड फादर ऑफ प्लैनेट हो गया, गैनीमेड इसका एक उपग्रह है, इसको सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है। ये चीजें आपने लिख ली होंगी, या आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए आगे देखेंगे तो आगे हमें पढ़ना है, बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि या सैटर्न। शनि में छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। आपने फिगर में देखा होगा किस तरह से होता है, ये इस तरह से शनि में छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं, जो गैस और बर्फ के बने होते हैं। इसके एक उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। टोटल नंबर ऑफ कितने उपग्रह हैं?
बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। वैसे उपग्रह छल्ले पाए जाते हैं, इसके एक उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। और अभी मैं देखा था कि सबसे कम घनत्व इसका होता है, सबसे कम घनत्व होता है किसका? शनि का। सबसे कम घनत्व। इसको पानी में छोड़ो, पानी पे क्या करेंगे? तैरेगा। ठीक, आगे देखिए हम शनि के बाद पढ़ेंगे अरुण, यूरेनस। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल। विलियम हर्शल। यह दूसरा सबसे ठंडा ग्रह, दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक, इसके भी उपग्रह पाए जाते हैं। उपग्रहों की संख्या 8 है, उपग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन और बढ़ सकती है क्योंकि उपग्रह नए नए खोजों में देखे जाते रहते हैं। ठीक, और दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह रहेगा? 7वां रहेगा। दूरी के अनुसार 7 नंबर पे। ध्यान से देखिए, अरुण हो गया, विलियम हर्शल और सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे हरा ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। अगला में देखते हैं वरुण। कौन सा देखते हैं? वरुण, जो लास्ट है, आज के चैप्टर का लास्ट है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक वरुण। सबसे दूर है, सबसे दूर ग्रह। ठीक, और सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा, और सबसे ज्यादा क्या करता है? सबसे ज्यादा समय लेता है इसके चक्कर लगाने में। सूर्य, सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लेता है, जी कुछ बिलियन गाल लेंगे। ठीक है, और एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। जैसे हमने ब्रह्मांड को पढ़ा, ब्रह्मांड क्या होता है? गैलेक्सी और तारों का समूह होता है। हमने गैलेक्सी देखा, गैलेक्सी में 3 भुजाएं होती हैं, एक आउटर होती है, एक मिडिल होती है, एक इनर में, उसको बल्ज कहते हैं। ठीक है ना। और सौर मंडल क्या है? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का भाग। ऐसा नहीं कि हमारी मिल्की वे में एक सूर्य अकेला तारा, खरबों बिलियन तारे हो सकते हैं। ठीक है, उसमें सूर्य है। सूर्य के साथ हमारे कितने ग्रह? 8 ग्रह, जिनमें हम क्या पढ़ा? मरकरी, वीनस, और उसके बाद आपका पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, और अरुण यूरेनस, और वरुण नेपच्यून। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को देखा। आगे हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे, और जिसमें हमें ये पता चलेगा किस तरह से हम इस चैप्टर को और अच्छे से क्लोज करें। कल इस पर हम और डिस्कस कर लेंगे, जो ना समझ में आया होगा उसको हम और अच्छे से करेंगे। आज की क्लास क्या है, यही हम समाप्त करते हैं।